हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा आप सब लोग, यहाँ देखिएगा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ये तो हम कर चुके हैं। हमें करना है एग्जिम्शन, पेज नंबर 250। आई थिंक ये एग्जिम्शन का ही है चैप्टर। देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये देखो। खत्म ही ना हो भैया, इतना बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, ये आपके सारे प्रोविजंस चल रहे हैं, प्रोविजंस चल रहे हैं, प्रोविजंस चल रहे हैं, प्रोविजंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इलस्ट्रेशन नहीं आई है जी, मैं वेट कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, दुखिया दास, चलो इसको सुखिया कर लेते हैं। सुखिया दास is engaged in providing following services. With the help of the information given below, determine which of the services provided by Dukhiya Das are exempt from GST. Packaging of onions purchased from village farmers into small packets of 1 kg each in Dukhiya Das या Sukhiya Das warehouse so that same can be sold in a nearby city mall. Warehousing of jaggery and tea and renting of warehouse for storage of agricultural produce. अगर मैं आपको यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चरल सर्विसेज में दिखाऊं, अपनी बुक में सारी चीज़ें टैली होनी चाहिए ना। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फ्यूमिगेशन, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग। बल्क पैकेजिंग पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपकी बुक में दे रखा है, हमारे जो ई बुक में पढ़ा है, साथ में मैंने खोली नहीं है, आप रेफ़र कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ रेफ़र करी है। तो साथ साथ में जो है मैंने एग्रीकल्चर सर्विसेज बोला, पेज नंबर 26 है, आगे पीछे हो सकता है देख लीजिएगा, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का हेडिंग आ रही है। उसका पॉइंट नंबर 3 जो है वो कहता है कि ये सारे प्रोसेसेस अगर आप कैरी करते हैं उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें जो है बल्क पैकेजिंग आ रही है, यानी कि जब इकट्ठे माल को आपने बड़े बड़े कार्टून्स में, बड़े बड़े बॉक्सेस में भरकर आगे सप्लाई करना है, वो एग्जेम्प्ट है, बिकॉज दैट इज नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट दी मटीरियल गुड्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो 1-1 किलो के पाउच में भर दिया बेचने के लिए, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल फार्म, नॉट एन एक्टिविटी कैरिड ऑन। तो ये इस केस में जो है एग्जेम्प्ट नहीं होएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी एग्रीकल्चरल फार्म पे नहीं करी गई है, बल्कि उनके वेयर हाउस पर करी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोविजन कहता है प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग दीज सारी एक्टिविटी, जो भी यहाँ लिखी हुई है, ये सारी एक्टिविटी जो वहाँ पे लिस्टेड है। इसमें जो है एंट्री नंबर 54 है, अब ये मैंने नहीं लिखवाया आपको, एंट्री नंबर चल रहा है 1 2 3 4 करके, होता है ना, लिस्ट चल रही है, तो पूरी एंट्री नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट मार्केटेबल ओनली फॉर द प्राइमरी मार्केट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इस केस में जो पैकेजिंग करी गई है ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नहीं है, बल्क पैकेजिंग नहीं है, एग्रीकल्चर फार्म पर नहीं करी गई है, इसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ऐसे भी लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिल सकते हैं, आधा नंबर कटेगा। तो भाई मान लो कि 5 नंबर की एग्जामिशन आई है, अगर कोई आधा नंबर काटे तो काट सकता है। मान लो 6 आई है, 6 2 2 नंबर की एग्जामिशन आई है, तो आधा नंबर कटेगा, तो 1.5 नंबर कटेगा। समझ रहे हो भाई, मैंने रिस्क लिया है, मैंने जीएसटी में आपको जो है 5-7 नंबर का मैंने रिस्क लिया है कि भैया कोई रूल का नंबर या कोई एंट्री का नंबर, वैसे तो इसके नंबर कटते नहीं है, मैंने भी तो पेपर करा है ना, मेरे भी 74 मार्क्स आए थे ना, तो एंट्री का नंबर नहीं लिखा तो भी पूरे नंबर वो देते हैं अगर आपने पूरी बात को लिखा है। बट अगर मैक्सिमम काटेगा भी नंबर तो आधा नंबर कट सकता है। तो ऐसे 5 से 7 नंबर का रिस्क है, बट एटलीस्ट आपको एंट्री नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन आंसर्स में एंट्री आ रही है उनके नंबर याद कर सकते हैं कि कल को यही चीज़ आ गई तो आप इसको मेंशन कर देंगे। फिर है वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी एंड टी। भाई इस केस में जो है
यहाँ पर वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज है आपके इस लिस्ट में दे रखी है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इस केस में क्या होगा, जो जैगरी है वो है गुड, और जो टी है वो भी टी लीव्स नहीं है, बल्कि उसको प्रोसेस कर कर टी बनाया हुआ है, क्योंकि टी उगती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। तो इस केस में जो जैगरी गुड बनाया हुआ है शुगर केन से, तो शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, जैगरी नहीं होती है। टी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं है जो आपका जैगरी और टी है, क्योंकि शुगर केन जब आप बनाते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। शुगर केन से जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर आप ये सब बना रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा एंट्री नंबर 54 में, ऐसा लिखा हुआ है जो ऊपर चल रही है एंट्री। बट एक नई एंट्री इंसर्ट करी हुई है एंट्री 24B, जिसका नंबर नहीं लिखा है मैंने, पर बात लिखवाई हुई है, और उस बात में लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी। शुगर केन ने जैगरी यहाँ पे देखो लिखवाया हुआ है, रॉ वेजिटेबल फाइबर, कॉफी, टी, ये सारी बातें मैंने लिखवाई हुई है आपको पेज नंबर 26 पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर। तो वहाँ पे जैगरी और टी मेंशन्ड है कि भैया इनकी अगर वेयर हाउसिंग करोगे तो एग्जिम्ट है, ग्रो करोगे तो एग्जिम्ट नहीं है। और आखिरी है रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो रेंटिंग की सर्विसेज जो है, रेंटिंग और लीसिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड, भाई जिसपे सामने वाला व्यक्ति एग्रीकल्चर करेगा तो उससे आपको रेंटल इनकम आएगी, पर उस पर वो खेती बाड़ी कर रहा है। ये है रेंटिंग ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। अब उस वेयर हाउसिंग में आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करें ना करें, आपने तो उसको रेंट पर दिया है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इससे आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है कि जब भी हम प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं या अपने इस ई बुक को पढ़ रहे हैं, तो अगर वर्ड लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग तो आप वेयर हाउसिंग पर फोकस डालेंगे। अगर लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो अच्छा कुछ उगाया जा रहा होगा, तो आप उस पर जो है फोकस करेंगे। कहीं पर है प्रोसेस, कहीं पर है रेंटिंग, लीसिंग, तो किस चीज़ की रेंटिंग लीसिंग, सबकी नहीं, अच्छा सिर्फ इन 2 चीज़ों की। समझ रहे हैं आप? इतना जो है आपको फोकस रहना होगा कि एक एक वर्ड का मीनिंग है, उससे आप अगर डेविएट करेंगे तो आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। वट मेक्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स इज वेरी स्पेसिफिक नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज, कि भाई ऐसे ही होगा ऐसे नहीं होगा। वो जिसको पता है वही आगे बढ़ पाएगा, मास्टरी कर पाएगा। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ऑफर्स दी फॉलोइंग सर्विसेज, रेकी, हीलिंग ट्रीटमेंट। अब मैं इसको पढ़ाने के लिए जो है हेल्थ सर्विसेज में खोल रहा हूँ, और उस हेल्थ सर्विसेज में रेकी जो है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, ऐसा मैंने आपको लिखा है। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा, यूनानी, ये सारे जो है रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं। अगर रेकी से हीलिंग करी जा रही है, ओम ना मतलब मंत्र मंत्र फूक कर जो है करी जा रही है, स्पिरिचुअल पता नहीं कैसे हील करते हैं, तो ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसके लिए ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। देख लेते हैं आंसर भी देख लेते हैं ना, नॉट एग्जेम्प्ट। और आंसर कैसे लिखोगे, नॉट एग्जेम्प्ट के बाद क्या लिखोगे, कुछ रीजन दोगे कि रेकी जो है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। अब यहाँ पर आप क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लिख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओ तो यहाँ तक अपना आंसर खत्म करोगे। देयरफॉर इट वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट एंड जीएसटी विल बी पेबल देयर ऑन। तो ऐसे अपने आंसर को आप लिख कर आएंगे। मैंने आपको नहीं कराया भाई, मैंने कहा ना आपको स्टडी मटेरियल की रीडिंग करनी है सिर्फ एग्जामिशन के चैप्टर के लिए। एंड यस टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आपको लग रहा है कि भाई सर ने तो आपको कहीं कुछ भी जो है सेक्शन नंबर नहीं लिखवाए, अरे भाई सिर्फ एग्जामिशन के चैप्टर में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 100-150 पेज का एग्जामिशन चल रहा है, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उस एग्जामिशन में मैंने आपको सेक्शन नंबर ये एंट्री नंबर नहीं लिखवाए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में लिखवाए हैं, रूल नंबर भी लिखवाए हैं, फॉर्म नंबर भी लिखवाए हैं, जो बुक में नहीं दे रखे वो भी लिखवाए हैं, एग्जामिशन में नहीं लिखवाए भैया। बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें यही पता है आपको कि रेकी नहीं है, और हमने अपने ई बुक में मेंशन करा हुआ है, और वहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको लिख कर आ गए 2 लाइन में, तो ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। इवन प्लास्टिक सर्जरीज है, 1 सच सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। वैसे तो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में जो है इंक्लूड नहीं होती है, एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रीस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कंजेनेटिकल डिफेक्ट्स बाय बर्थ होते हैं, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा, तो इसका बाय बर्थ है, ठीक है ना। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होती है, जीएसटी पेबल होता है। हावेवर
जो प्लास्टिक सर्जरी रिपेयर करने के लिए करी गई, एक न्यूबॉर्न बेबी का कुछ खराब हो गया था लेफ्ट ईयर, उसको ठीक करने के लिए करी गई है, तो वो अलाउ होगा, वो एग्जेम्पशन के लिए अलाउ होगा। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू मेडिकल सेंटर्स। तो मैंने आपको एम्बुलेंस की सर्विस कराई थी। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस से अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा होगा, हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड्स सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, दस एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट critically ill patients to good health medical center would be eligible for exemption under the said notification. इसके बाद है palliative care for terminally ill patients. On request, such care is also provided to patients at their home. ये palliative care क्या होती है मेरे को तो नहीं पता, हमने शायद नहीं करा है। यहाँ लिख रखा है पैलिएटिव केयर इज गिवन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स हु हैव अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, बट द गोल ऑफ सच केयर इज नॉट टू क्योर द डिजीज। भाई कई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज होती है जिसमें कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो नेगेटिव एक्ट करता है, आपने कुछ खा लिया, उसको इम्यून सिस्टम ने दुश्मन मान लिया तो उस पर अटैक कर कर ख़त्म कर देगा, एग्जेम्प्ट होगी सर, समझिएगा आपने। क्लिनिकली इस्टेब्लिशमेंट में दे रहे हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट या होम पर दे रहे हैं, बट ये जो है वो हेल्थ केयर सर्विस में फॉल करेगा। तो मैंने बताया यार इसका कोई रीज़न बहुत सिंपल सा है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आ गया पैलिएटिव केयर क्या होता है मालूम नहीं, बॉक्स में समझाया हुआ है, बट यू कैन टेक अ हिंट कि अच्छा चलो ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो कि नेसेसिटी है, ऐसे मान सकते हो आप। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स बाय वे ऑफ योगा, तो योगा तो आता है ना, योगा सिद्धा यूनानी मैंने आपको कराया, ये तो आता है ना एग्जेम्प्ट में, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अब ये बार बार वर्ड आ रहा है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो भैया ठीक है, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एच में लिख रखा है, तो ये सेक्शन भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक, तो कॉर्ड ब्लड बैंक में स्टेम सेल्स जो है वो स्टोर होती है, और ये भी जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट होती है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है स्टार्टिंग में ही, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर इज ऑफ द व्यू दैट सिंस इट इज अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट। आप क्लिनिक खोल के बैठ के उसमें सामान बेचने लग गए, आप दवाइयाँ बेचने लग गए, वो सब एग्जेम्प्ट होगा। आप कुछ भी प्रोवाइड करोगे तो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि बाहर नाम डाल दिया आपने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, नहीं, बेस्ड ऑन सर्विस एग्जेम्प्ट होगा कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट है ये नहीं है, उस प्रकार आपको देखना होगा। वेदर द जीएसटी इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय राघव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए मैंने इसमें अलग से एक सेक्शन बनाकर आपको दिया है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इसमें जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसकी सारी सर्विसेज लिस्टेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, आटा, पल्सेस, राइस, ये सारी चीज़ें क्या है एग्जेम्प्ट होती है। तो आपने ये ट्रांसपोर्ट करा है ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, बुक्स की ट्रांसपोर्टेशन कवर नहीं होती है, न्यूज़पेपर मैगजीन कवर होती है, तो इस केस में जो है जीएसटी पेबल होगा, ठीक है ना। क्यों पेबल होगा? क्योंकि बुक्स जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होती है, पहली बात। दूसरा, भले ही बुक्स एग्जेम्प्ट ना होती हो फिर भी अगर आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो यदि 1500 रुपये से एक्सीड नहीं करती कंसाइनमेंट वैल्यू, 1500 से एक्सीड नहीं करती तो भी उसे हम एग्जेम्प्ट मानते हैं, बट यहाँ तो 1500 से भी एक्सीड कर रही है, ठीक है ना। सिंगल गुड्स कैरेज, पूरे गुड्स कैरेज की वैल्यू 1500 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यहाँ वो भी एक्सीड कर रही है और ये एग्जेम्प्ट भी नहीं होता, तो इसलिए टैक्सेबल होगा। अगर आप बात कर रहे हैं सिंगल कंसाइनी की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी इन दी गुड्स कैरेज, एक व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 750 से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पूरे कंसाइनमेंट का 1500 से कम, एक का 750 से कम, इन केस वो ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट नहीं है तब। इस वैल्यू से कम होगी तो भी एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा।
यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैसर्स अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अमाउंट जो है करोड़ में दे रखी है और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में जो है सबसे पहला है एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर्स। तो जब हम अपने कस्टमर को हाउसिंग लोन देते हैं तो सरकार ने उस पर जीएसटी हटा दिया है। किस पर? बिल्डिंग बाय कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहे हो, उस पर बिल्डर तो लगाएगा जीएसटी, पर जो बैंक लोन आपको दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। और बदले में यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव भी करा है बैंक ने हाउसिंग लोन पर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है कस्टमर से लेते हो लोन सैंक्शन करने की, उस पर लगेगा। कमीशन कलेक्ट करते हो कस्टमर से, लगेगा। क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट लेते हो लेट पेमेंट पर, लगेगा। मिनिमम बैलेंस के चार्ज मेंटेन नहीं करते उसके चार्जेस लेते हो, उस पर लगेगा। बट हाउसिंग लोन पर नहीं लगेगा। हाउसिंग लोन को एक्सटेंड करने पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। और अगर हाउसिंग लोन के बदले आप सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उस पर भी नहीं लगेगा। ये पॉइंट को लिख लीजिएगा, अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो इसको मार्क कर स्टार डाल के लिख लीजिएगा कि हाउसिंग लोन और उस पर इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस पर लगेगा, बट उस पर इंटरेस्ट जो है उस पर नहीं लगेगा, राइट। ये आपको देखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Determine the GST payable, if any, in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18% and that the service providers are registered. अब बॉलीवुड का जो है डांस परफॉर्म किया है फिल्म एक्टर ने, तो अगर बॉलीवुड का कोई बंदा डांस परफॉर्म करेगा तो उसको तो एग्जेम्प्ट नहीं करा हुआ है, टैक्सेबल करा हुआ है। हाँ, अगर कोई क्लासिकल होता, फोल्क होता, फोक, तो 1.5 लाख रुपए तक का दिया हुआ है कंसर्ट की अगर फीस है तो तब तक कर सकता है। और वैसे भी बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस इतने सस्ते में वो करते नहीं है, 20-20 लाख रुपए लेते हैं, 40 लाख भी लेता है कोई। कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड कंसिडरेशन चार्ज इज 1.3 लाख। तो ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो आप, बिल्कुल टैक्स लगेगा। चाहो तो देख लेते हैं सर। एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल, एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर इन अ म्यूजिक कंसर्ट एंड कंसिडरेशन चार्जेस 1.55 लाख। अब भले यहाँ पर जो क्लासिकल सिंगर है बट अमाउंट 1.5 लाख से एक्सीड कर गई है, तो इस केस में पूरी अमाउंट पर 18% का जीएसटी लगेगा। अगर ये 1.5 लाख से कम अमाउंट होती और क्लासिकल सिंगर होते तो एग्जेम्प्ट होता। सिमिलरली यहाँ पर जो है कथक डांस को प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करता, इसलिए इस केस में ये एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि ये क्लासिकल है, फोक डांस है, क्लासिकल है, 1.5 लाख से कम है, एग्जेम्प्ट होगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होती है वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए चार्ट बनाया है। इसमें ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर आप 20 लाख है उससे कम का आपका टर्नओवर है, यानी कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना भी कलेक्ट कर लो अपने बंदों से पैसा, 7,500 उससे ज़्यादा कम कुछ कितना भी कर लो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। बट यदि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख रुपये से ज़्यादा है आपका टर्नओवर, तो उस केस में 7,500 की लिमिट से अगर कम है अमाउंट, 7,500 रुपये तक है, तो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्सेबल होगा। ये चार्ट एक बहुत अच्छा है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। और जो भी बोल्ड में आ रहा है उसको ज़्यादा आप अच्छे से कर लीजिएगा। काहे? क्योंकि वो अमेंडमेंट्स हो सकती है, जो भी आपकी बुक हो 2021 की, 22 की, 23 की, बोल्ड चीज़ों को ज़रूर करिएगा, इंपॉर्टेंट होती हैं वो। यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन हैं, मैं आपके साथ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, 2-3 क्वेश्चन बाकी हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Exempt supply includes the supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax but excludes non-taxable supply। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। क्यों? जो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई इस चैप्टर के लिए एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में है, उसमें सारे गुड सर्विसेज आते हैं जिसमें निल रेट पर टैक्स लगता है, जो होली एग्जेम्प्ट है और जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, नॉन टैक्सेबल है, वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट में आ जाती है इस चैप्टर के लिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी ऐसी एंटिटी जो रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट है और चैरिटी का काम कर रही है, रिलीजन का काम कर रही है, प्रमोट कर रही है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो जो सर्विसेज देती है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। एलाबोरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज, हाँ इसमें मैंने काफ़ी कुछ तो लिखवाया हुआ है चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, बट फिर भी
इसमें केयर काउंसलिंग है, जैसे केयर काउंसलिंग ऑफ इल पर्सन्स विथ सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, तो इल पर्सन है और सीवियर डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो भयानक वाली बीमारियां हैं वो सारी की सारी आ गई, नारकोटिक ड्रग्स ले रहे हो, पब्लिक अवेयर कर रहे हो फैमिली प्लानिंग के लिए, हेल्थ प्रिवेंशन के लिए, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा, ये मैंने आपको लिखवाया है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फिजिकली मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड या अब्यूज लोग हैं, ऑर्फन लोग हैं, अबेंडेंड लोग हैं, प्रिजनर्स हैं जिनकी 65 साल से ज़्यादा की एज है, रूरल एरिया में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई है मोटा मोटी, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी मैंने आपको लिखवाया है। तो भयानक भयानक डिजीज मैंने कुछ छोड़ दी थी, ये सब टबैको वबैको नार्कोटिक ड्रग्स, बट बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी। क्वेश्चन 3 है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स एज एडवाइज बाय द डॉक्टर्स। तो हॉस्पिटल में जो कैंटीन है उसकी सर्विस एग्जाम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं उसमें उन्हें मेडिसिन के साथ जो है फूड भी सप्लाई किया जाता है एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। तो अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट है या डॉक्टर है कि भाई यही इसको खाना मिलेगा, डाइट मिलेगी, तो उस केस में मेजरली तो वो मेडिकल सर्विस ही ले रहा है, पर उसके साथ उसे वो खाना भी मिल रहा है, तो वो एक तरह से कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया, जिसमें मेजर रोल जो है वो हेल्थ केयर सर्विस का है और स्मॉल रोल जो है खाने का है। और डॉक्टर की एडवाइस पर खाना खा रहा है, अपने आप से कैंटीन जाकर नहीं खा रहा, डॉक्टर ने एडवाइस करा तो खा रहा है, इसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज होगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, 6,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर जो है चार्जेस लेती है। आप बताइए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? भाई 7,500 रुपये तक आप ले सकते हो पर मंथ पर मेंबर, अगर आप 6,500 तक लेते हो तो 7,500 से वो एक्सीड नहीं करता है, इसके लिए वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या एग्जेम्प्ट होगा? मैंने अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करी कि इतने रुपए मेरे को दे दो और मैं आपके यहाँ पर सारे आपके बिल की पेमेंट वगैरह कर दूंगी। एंड इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इंडिविजुअल एक्ट्स एज रेफरी, इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी, इंडिविजुअल जो है वो रेफरी है, फुटबॉल मैच में है, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड एज अ रेफरी इन अनदर चैरिटी football match organized by local sports club in lieu of a lump sum payment, discuss whether any GST is payable on these activities। तो भैया रिकॉग्नाइज्ड बॉडी में अगर वो रेफरी है तो वहाँ तो टैक्स नहीं लगता, इतना तो आपको पता होगा, कॉमन सेंस है भैया, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। जब वो रेफरी एक्ट करता है कोई चैरिटी फुटबॉल मैच में, लोकल स्पोर्ट्स क्लब में, तो वहाँ पर जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। जितना आपने जो है बार बार एग्जामिनेशन के चैप्टर को पढ़ा है उतनी आपकी गट फीलिंग होगी कि यार इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं। एंट्री नंबर भी देखो इन्होंने नहीं मेंशन करे, अगर आप देखेंगे कुछ जगह पर करे थे बट हर जगह पे नहीं करे। XSL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ ब्यूटी सोप विद द ब्रांड नेम ऑफ फॉरएवर यंग। उन्होंने एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करा है टू प्रमोट इट्स ब्रांड। आहना कपूर को बुला रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, हु इज अ लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस, has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of the concert worth 1.2 lakh will be donated to a charitable organization. अब प्रोसीड्स को आप बाद में डोनेट करें या ना करें दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट यू हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस एंड यू आर अर्निंग मनी, उस पर आप जीएसटी दे दीजिए, फिर आप जो मर्जी करिए, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और लिखने का तरीका क्या होगा, पहले एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जेम्पशन किस पर मिलती है। अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, डांस या थिएटर का, वो एग्जेम्प्ट होता है अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करता पर परफॉर्मेंस। इस केस में एग्जेम्पशन नहीं होगी क्योंकि वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट कर रही है। तो बस ये चीज़ आप लिख कर आएंगे और ज़्यादा कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी चलो कर ही लेते हैं। डिटरमाइन the taxable value of supply under GST law with respect to each of the following independent services provided by the registered person. Fee charge for yoga camp, 12AA की ऑर्गेनाइजेशन योगा कैंप करवा रही है, तो यहाँ पर देखो दे रखा है योगा, तो योगा करवा रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, एग्जेम्प्ट होगा भैया। रूरल एरिया में बहुत सारे बैंक नहीं पहुंच पाते, तो उनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो जगह जगह पर जाकर काम करवाते हैं रूरल एरियाज में,
वो उनकी जो सर्विसेज है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। स्टेम सेल को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलेक्टर्स टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो स्पोर्ट्स बॉडी को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, योगा कैंप, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और कॉर्ड ब्लड बैंक, तो इसमें आप लिख कर आ सकते हैं नील, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख कर आ सकते हैं, सेम बात को दोबारा से रिपीट कर आ सकते हैं। एंट्री नंबर याद है तो लिखेंगे, नहीं याद है तो वैसे लिख देंगे कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है ये एग्जेम्प्ट होती है, तो इससे क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई। और टाइम नहीं बच रहा तो ये वाली एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, सिंपल ये टेबल में ही जो है आप एक लाइन में एक्सप्लेनेशन डालकर आ जाएंगे और उसमें भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आखिरी जो पॉइंट है उसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ओनली बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, इसमें सेलेक्टर नहीं आ रहे सर, यहाँ पर सर्विसेज सेलेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेलेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर जो है वो एग्जेम्प्ट होती है जब वो किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस प्रोवाइड करती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 7 की, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम स्कूल। बिल्कुल, इवन स्टाफ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, स्कूलों में जो प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल, ये एग्जेम्प्ट नहीं होएगा क्योंकि हमने एग्जामिशन में नहीं पढ़ा है, सिंपल सी बात है, तो ये एग्जेम्प्ट है पहली बात, दूसरी वाली एग्जेम्प्ट नहीं है। तो हमारे जो तुक्के हैं वो सही लग रहे हैं। तुक्के का हो गया भाई, तुक्का ही कहेंगे, अब जिसको याद नहीं करना वो गूगल कर लेगा और जिसको याद करना है वो याद करेगा। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, उसने हायर करा है मोटर व्हीकल जिसमें 8 से 10 पैसेंजर आ सकते हैं फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग अ मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी, गिव योर कमेंट एज टू वेदर जीएसटी इज पेबल। देखिए, जब सरकार आपसे जो है स्पोर्ट्स अंडरटेकिंग जो है अगर 12 से ज़्यादा पैसेंजर वाली हायर कर रही है तो उसे जो है एग्जामिशन में डाला गया। इस केस में जो मोटर व्हीकल है वो हायर कर रही है स्टेट अंडरटेकिंग जिसमें कि 8 से 10 पैसेंजर ही आएंगे, तो इसलिए इन्हें एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको कैच करना पड़ेगा भाई, कितने लोग आ सकते हैं, उसमें 12 लिखे हुए तो 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हैज़ कंडक्टेड एन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस कोर्सेज रन बाय इट एंड चार्ज एंट्रेंस फीस फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। तो इस केस में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और एंट्रेंस फीस ले रहा है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब ये हमने कहाँ पर पढ़ा है वो मुझे अपनी बुक में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे, करवाओ यार, भर भर के कराओ, सभी लोगों को हक होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम देने का। एंट्रेंस देंगे तभी तो आगे सिलेक्शन होगा। राम एक एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोर करा है शुगर केन वेयर हाउस में। ही हैज़ टेकन फ्यूमिगेशन सर्विस इन द सेड वेयर हाउस फ्रॉम गुप्ता पेस्ट कंट्रोल फॉर विच ही पेड अ कंसिडरेशन ऑफ 6000। पूछ रहे हैं कि भैया फ्यूमिगेशन सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। वही मेरे हिसाब से तो जो जीएसटी है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लिखा हुआ है कि भैया उनको आप क्योर वगैरह भी करते हैं और फ्यूमिगेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी पूरी तरह से एग्जिम्प्ट होती है। यही लाइन आपको लिखकर आ जानी है अंग्रेजी में, दैट फ्यूमिगेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एग्रीकल्चरलिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है ना। पूर्वा एक्ट्स एज अ टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है टेनिस टूर्नामेंट के लिए। मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइज करती है टूर्नामेंट। देखिए, टूर्नामेंट मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, पर जो ये टीम मैनेजर है पूर्वा, वो इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जो है वो टीम मैनेजर है। मल्टीनेशनल कंपनी ने एक ऑर्गेनाइज करा है, उसमें 2 लाख रुपए जो है रेम्यूनरेशन इसको दी है। डिटरमाइन करिए कि भैया ये रेम्यूनरेशन टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, लगाइए तुक्का अपना, लगाइए लगाइए लगाइए। अरे भाई, स्पोर्टिंग इवेंट जो होता है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जो है, अगर वो सेड स्पोर्टिंग इवेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज कर रही है तब तो एग्जेम्प्ट होता। कोई मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, भले आप किसी स्पोर्ट्स बॉडी के टीम मैनेजर ने बस उस इवेंट के लिए आपको बुला लिया कि भैया एज अ अंपायर आप यहाँ आ जाइए और चेक कर लीजिए, तो एमएनसी में चले गया वो बंदा, वो बंदी एमएनसी में चली गई, तो एमएनसी से रेम्यूनरेशन मिलेगी, वो टैक्सेबल होगी। बट अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट होता तो एग्जेम्प्ट होती। बबलू ट्रांसपोर्टर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटीरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ केरला फ्लड्स, अ नेचुरल डिजास्टर, by road from Delhi to Ernakulam for company.
Bublu Transporter is of the view that it is not liable to pay GST on the said services provided as said services are exempt. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर के लिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। विक्टिम्स के लिए आप सामान पहुँचा रहे हैं, मैन मेड नेचुरल दोनों ही डिजास्टर इसमें कवर होते हैं, कैलामिटीज़ भी कवर होती है। KN Enterprises, an event organizer, provided services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in New Delhi as part of Make in India initiative. KN Enterprise claims that it is not required to pay GST. Organizing business exhibition are exempt from GST. हैं? क्या सारी बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस एग्जेम्प्ट होती है क्या? हैं जी? क्लेम जो है सही नहीं है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजर to any person in respect of business exhibition are exempt from GST only when such business exhibition is held outside India. ये लाइन मैंने आपको लिखवाई है आपके नोट्स में, GST की बुक में। बिजनेस एग्जीबिशन बाहर होती है, बाहर आपको कंडक्ट करानी है एग्जीबिशन, तो कोई ऑर्गेनाइजर होगा जो आपको ये सर्विस देगा, उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, इसमें एग्जेम्प्ट नहीं है सर, ये तो आप इंडिया में ही करा रहे हैं। एकता चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 1023C, ये भी एक सेक्शन होता है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होता है, इन रोहिणी दिल्ली, मेरी जगह पर, मेरी लोकेशन पर। इट हैज गिवन ऑन रेंट अ कम्युनिटी हॉल लोकेटेड विद इन टेम्पल प्रीमाइसेस, ये साथ पीछे है ना, सेक्टर 6 की बात कर रहे होंगे, पीछे बना कम्युनिटी हॉल बना हुआ है ना, टू पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ तीज मेला। अच्छा, सेलिब्रेट करने के लिए दे दिया। रेंट चार्ज करें 9,500 रुपये, GST होगा चार्ज या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक इवेंट करवा रहे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रेंट पर देती है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या ये रिलीजियस वगैरह जो है इवेंट्स होते हैं वो करने के लिए, तो 10,000 रुपये पर डे तक लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो लेस देन 10,000 है, तो इसलिए एग्जेम्प्ट होगा। ST Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporters of Delhi, a goods transport agency for transporting goods in Central and West Delhi. The hiring charges for the truck are 7,500 per truck per day. Examine whether GST is payable. देखिए ट्रक जो है आप किराए पर दे रहे हैं, इतनी सी बात है ना, तो ये शायद हमसे मिस हो गया है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप इसको भी जो है इंसर्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से एक नया पॉइंट पता लगा है। अगर आप किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ट्रक हायर पर दे रहे हैं तो वहाँ पर GST एग्जेम्प्ट होगा, ये चीज़ मुझे अब पता लगी है, ये शायद हमसे मिस हो गया होगा। अब टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका जो है मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल 2 मेरे पास पड़ा है, एक मिनट देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करता है, ये आपका 5वां चैप्टर है, तो इसके बाद आपका एक मॉड्यूल कवर हो जाएगा और मेरे मन को शांति आ जाएगी कि भैया एक मॉड्यूल पूरा करा दिया। तो इसका भी जो है कल वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। एक मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो गए। एंड में जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स CS और CMA के मटेरियल से भी करा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे प्रोविजन कवर हो गए हैं यार। आपको डाउट है तो मेरे पास ले आओ, डाउट लेने के लिए मैं तैयार हूँ। आप अपना मटेरियल खोलो, इवन आप स्टडी मटेरियल खोलो, CA इंस्टीट्यूट, CS CMA इंस्टीट्यूट का पढ़ो, दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, स्टडी ग्रुप्स में पूछ लो भैया स्क्रीनशॉट क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ ना, तो ये सर्विस मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता हूँ। ये नहीं कि बस आपको वीडियो दे दिया हो गया काम, अरे आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, और उस सेल्फ स्टडी में सपोर्ट करने के लिए भी मैं बैठा हूँ कि सर ये क्या होगा, ऐसे क्यों करा हुआ है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, वो भी हेल्प करूंगा मैं आपकी। ये तो मैंने बेस दिया आपको, बेस फाउंडेशन दिया ये मैंने आपको जी, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं आपका बेस बना रहा हूँ। फाउंडेशन नहीं बनेगी तो इमारत कैसी खड़ी करेंगे, तो ये बेस मैंने बना दिया, बेस ये बन चुका है, अब इमारत कितनी भी खड़ी करो आपके ऊपर है, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड बाय माय लेक्चर्स, बाय माय ई बुक, बाय एक्सप्लेनेशन I provide the foundation, then you have to do self study, practice, read more material, practice examination questions, bring doubts to me, I'll definitely resolve it। अगर वो genuine doubt होएगा, आपने उसमें रिसर्च करके दिमाग लगाया है और फिर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको क्वेरी को जो है हल करूँगा, और फिर आप जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे कि हाँ सर अब हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी से इतना कुछ कर लिया, आप में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका यहाँ पर आने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।